ये हमारे लिए बच्चा एक सोशल इशू है। अगर आप देखेंगे, जैसे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सोशल इश्यूज क्या है, हालांकि जो आर्थिक से जुड़ता है, आप इतना जान के चलिए कि कई सोशल प्रॉब्लम्स को खराब आर्थिक प्रबंधन के कारण खराब किया गया है। आप समझे ना? जैसे किसी की पढ़ाई क्यों खराब हुई? क्यों पैसा नहीं था। खराब आर्थिक प्रबंधन। खराब आर्थिक प्रबंधन का तात्पर्य नहीं कि कमाई ही कम थी, हो सकता है शराब बहुत पीते हो आप, आर्थिक प्रबंधन आपका ठीक नहीं है, उल जुलूल खर्च करते हैं आप। यहां तो हम इकोनॉमिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, हम इनकम की बात ही नहीं कर रहे। इनकम इनइक्वालिटी एक अलग बात है। इनकम में इनइक्वालिटी होना एक अलग इशू है। इनकम ऊपर नीचे तो रहेगी ही, लेकिन हम खराब आर्थिक प्रबंधन की अगर बात करें तो ये हमारे लिए इशू इसलिए है कि हम कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा कमाते हैं लेकिन गलत खर्च कर देते हैं, हम प्रायोरिटी नहीं तय कर पाते, हमारे पास इशूज अधिक हैं और इनकम कम है। इशूज अधिक हैं तो इशूज को आपको कुछ इशूज हटा दीजिए। ZBB तो यही कहता है ना। ZBB जो है, जीरो बेस बजट क्या बोलता है? ZBB क्या बोलता है? आपने 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारी प्रायोरिटी है आपकी। आपको जूता खरीदना है और आपको किताब खरीदना है। आपके पास इशूज क्या हैं? इशूज दो है ना चेला, जूता खरीदना और किताब खरीदना है। आपको 700-800 रुपए की किताब खरीदना है, 1,500-2 हजार रुपए चलो मान लेते हैं, हालांकि इतने में आप लेंगे नहीं, लेकिन 1,500-2 हजार का मान लो जूता खरीदना है आपको, और आपके पास 2 हजार रुपए हैं, जूता आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें 800 रुपए किताब खरीदना जिसके लिए अलग से पैसा नहीं है। या दूसरे शब्दों में कहें कि आपको 800 रुपए की किताब लेनी है, लेकिन किताब लेने के बाद जूते के लिए पैसा नहीं बचता है, तो एक ही सूरत है कि एक ही चीज ली जा सकती है। तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा बुक। आपने मान लो बुक को प्रायोरिटी दिया। फिर आपने लिखा जूता। जूता इसको दूसरे नंबर पे मान ले रखा। वैसे आप होशियार हैं, यही करेंगे, पहले नंबर पे क्यों रखेंगे? अब तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे अलग अलग चीजों को आपने प्रायोरिटी दिया। आपने देखा कि अगर ये आपके पास माना पैसा बहुत कम है तो यहीं तक रह जाएंगे। लिखने के लिए लिस्ट आप 5 बना लीजिए, पैसा तो यहीं खत्म हो रहा है ना भाई। गाड़ी के टंकिया में 5-10 लीटर तेल आ सकता है, लेकिन 100 रुपया है तो आप तो डलवाएंगे 1 ही लीटर ना। उसकी कैपेसिटी के कारण थोड़ी भरवा लेंगे, वो तो पैसे हैं तब भरवाएंगे। तो 1 लीटर भरा करके आप यहां से दिल्ली तो नहीं जाएंगे ना। आपको पता है कि 1 लीटर तेल में कितना चलेगा, उतना जाएंगे। तो आपको प्रायोरिटी पता है ना। तो आपने देखा कि आपके पास 2,000 रुपया था, 800 की किताब चाहिए, 2,000 का ही जूता मिलता, एक ही हो सकता है। तो आपने प्रायोरिटी में देखा यार बुक ले लेते हैं, जो पुराना जूता है इसको 50-100 रुपया देकर सिलवा के पॉलिश वॉलिश लगा के बेगा 2 महीना पहनते हैं। आपने क्या किया? उस पैसे को अच्छी प्रायोरिटी तय कर दिया। इसको बोलते हैं अपने ही पैसे का अच्छा प्रबंधन करना। हाँ ठीक है, अपने ही पैसे का अच्छा प्रबंधन करना। और अगर आप जूता ले लेते
और आप अगला जो 16 जून को प्री है इतना लगवा एग्जाम 2024, और ये जब जुलाई में रिजल्ट आता तो आप गायब रहते, और जूतवा भी 4 महीना पुराना हो चुका होता है। तो जूता देख के खुश होते कि रिजल्ट देख के खुश होते? नहीं, आप बताओ। रिजल्ट देख के ना। और रिजल्ट कैसे मिलता? किताब तो थी नहीं। तो पैसे की यहां कमी के कारण ऐसा हुआ कि सही प्रबंधन नहीं करने के कारण हुआ? अरे भैया, हम बोल चुके हैं इनकम इनइक्वलिटी है, पैसा आपके पास अंबानी से बहुत कम है। अंबानी की तुलना में आपके पास पैसा बहुत कम है, लेकिन कम पैसे में खराब प्रबंधन भी तो और नाश मारेगा। कम पैसा बट परफॉर्मेंस के साथ, प्रायोरिटी के साथ किया गया प्रबंधन उस कम पैसे में भी तो काम करा सकता है। क्यों? सस्ते कपड़े नहीं आते, सस्ते घर नहीं बनते, सस्ती गाड़ियां नहीं आती, सस्ते साइकिल नहीं आते। क्यों जाते पिज्जा बर्गर खाने? क्यों जाते होटल में खाने? आप उसी पैसे का प्रबंधन करके अपने प्रायोरिटीज को ठीक करके लाइफ में आगे बढ़ सकते ना। यहां पैसों की कमी थी या कम पैसों में आपको प्रबंधन करना नहीं आया? खराब प्रबंधन था आपका। अगर सरकार, अब इसमें आगे बढ़ जाओ, सोशल इश्यूज में, इश्यूज क्या हैं? 19 करोड़ लोग भुखमरी में हैं, ये इशू है। 27 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल, और 80 करोड़ लोगों को अनाज बांटा जाता है। 80 करोड़ को अनाज बांटा जा रहा है, और $4 ट्रिलियन की महज अर्थव्यवस्था है। 4 ट्रिलियन और 1 अरब 40 करोड़ हैं आप। 1 अरब 40 करोड़ के भीतर $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, और इस हालात में भारत, आपको प्रायोरिटी तय करनी है। कम पैसा है बट आपको प्रबंधन अच्छा करना आना चाहिए। अस्सी करोड़ लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको सरकार का अनाज नहीं चाहिए, और सरकार को अनाज उन परिस्थितियों में बांटा था जब सबकी कमाई घटी थी। कोरोना फरवरी, वैसे तो जनवरी में एंट्री मार दिया था केरल में 2020 में, लेकिन लॉकडाउन मार्च, यही महीना आज 21 मार्च है। यही दौर थे, 25-24 तारीख आएगा। अभी 4 साल का वक्त हो गया, लेकिन आपका कोरोना चल रहा है। 80 करोड़ लोगों का अनाज बांट रहे हैं तो चल ही रहा होगा, सरकार के लिए तो चल ही रहा है कोरोना। लेकिन इस 80 करोड़ में कई लोग ऐसे होंगे जिनको अनाज की अब जरूरत नहीं, उनकी कमाई पटरी पे आ गई होगी। यहां प्रायोरिटी प्रॉब्लम है कि नहीं? तो सोशल इशू हो जाएंगे ना यार। वो पैसा कहीं और इस्तेमाल कर, प्रबंधन का प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? जब मैं खाना खा लिया हूं घर पे, तो रास्ते में समोसा क्यों खा रहा हूं? क्यों? और फिर हम जब घर खाना खाने जा रहे हैं तो हम रास्ते में समोसा क्यों खा के जा रहे हैं? दोनों परिस्थितियों में समोसा क्यों खा रहे हैं? 15 रुपए 20 रुपए खराब कर रहे हैं। ये हमारी प्रायोरिटी पे जो हमारा आर्थिक संदर्भ है उसमें खराब प्रदर्शन माना जाए, खराब प्रबंधन माना जाएगा। या तो हमने समोसा खाया लेकिन 50 रुपए का खाना बचाया, लेकिन समोसा भी खा लिया और खाना भी खा लिया।
गजबई आदमी हो तुम, गजबई। 200 रुपया था, आपने पिज्जा मंगा लिया। खराब आर्थिक प्रबंधन है कि नहीं? 200 रुपया है ना, तो 50 रुपए जाओ आलू और टमाटर लेके आओ, घर में सब्जी बनाओ, 150 रुपये जेब में रहेंगे। अच्छे खासे लोगों की बेटा अर्थव्यवस्था क्यों बिगड़ी है जानते हैं? क्यों बिगड़ी है मालूम है? छोटे छोटे कामों के लिए कार से चलना, जहां पैदल से काम हो सकता एक्टिवा लेके भागना, समझे ना? दाल चावल आटा नून तेल लकड़ी यानी रसद सामग्री भोजन को जुटाने के लिए कमाई इतनी कम नहीं पड़ती है। दिक्कत कहाँ हो गई? हर बर्थडे पर बड़े से होटल में जाकर पैसे खर्च करना, हर ओकेजन पर होटल में खाना, हफ्ते 10 दिन में होटल में खाना, आए दिन शाम को ठेली के सामने खड़े होकर के पिज्जा बर्गर कहीं कुछ फालतू चीज खाते रहना, आपके जेब के पैसे को धीरे धीरे खराब कर दिया, खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। पहली बात तो बिना मतलब के घूमते रहते हो। चलो आज चलते हैं यहाँ, शाम को घूमने चलते हैं। किस बात के लिए शाम को घूमने चलते हैं? शाम को घर में रहो, घर की सफाई करो, छत पे रहो, किताब पढ़ लो, पैदल चल लो, यहाँ वहाँ बाग बगीचे में कहीं घूम लो, पार्क में। पहली बात कार निकालो, 10 किलोमीटर जाओ, पेट्रोल खराब करके आओ। आपको पता नहीं चलता वो घूमना कितना कीमत ले लिया, 200-300 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करके आओ। और आप जब लौट के आते हैं 1-1.5 घंटे के बाद, तो आप 500 रुपए के नीचे जा चुके होते हैं, जो गिनती में ही नहीं आता। और बाद में कहेंगे कि यार कि पैसा बड़ी दिक्कत है। किस बात का दिक्कत? तुम्हारा खराब प्रबंधन है। एक्टिवा लेके तुम चले गए सब्जी लेने के लिए, सब्जी फल्लांग भर दूरी पे था, पैदल जाते। छोटे छोटे काम के लिए तुम कार निकाल लेते हो, फल्लांग भर दूरी थी, तुम चले जाते पैदल। और आए दिन तुम होटल में खाते हो, कहें आज एरोडाइन में जाएंगे, आज वहां जाएंगे। क्यों जाएगा बे? क्यों जाएगा एरोडाइन खाने? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा। हमारे भैया आए थे अभी, अक्सर जनवरी में आते हैं वो, हर जनवरी लगभग वो आते हैं, 10-15 दिन यहाँ रहते हैं। उनको अच्छा लगता है यहाँ 10-15 दिन जाड़े ओड़े में अपना। उधर तो बहुत कोहरा वोहरा रहता है, इधर बड़ा सही रहता है हिसाब। तो आएंगे मकर संक्रांति के बाद। तो एक दिन हमारी वाइफ कहने लगी कि भैया को जो है आप किसी दिन बाहर खिलाइए, चलते हैं बाहर खाने, या आप ही लोग चले जाओ। तो मैंने कहा अरे छोड़ो, वो नहीं पसंद करते ये सब। तो फिर भी उसके कहने पर मैंने उनसे कह दिया, हमने कहा भैया चलते हैं आज शाम को जो है वो होटल में या कहीं ऐसे रेस्तरां में खाना खाते हैं। तो उन्होंने कहा खाना आज घर में नहीं बनेगा क्या? हमने कहा नहीं नहीं, खाना बनने में क्या। तो बोले जब घर में बनेगा तो बाहर क्यों खाएंगे? गए ही नहीं वो, गए ही नहीं वो। हमने आज तक उनके साथ रेस्तरां में बैठ के खाना ही नहीं खाया है, रेस्तरां में बैठ के खाना ही नहीं खाए हैं आज तक, इतने साल। वो 64 साल के हो गए हैं, हम भी उनसे 12-13 साल छोटे हैं करीब, अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन हम लोग कभी साथ में रेस्तरां में खाने ही नहीं खाए हैं। और वो लोगों ने अपनी बहुत बड़ी नौकरी में नहीं, बड़ी छोटी सी नौकरी में पूरा रुआब की जिंदगी जिए। क्यों? गांव से 3 किलोमीटर साइकिल से जाते थे, तब वो पकड़ते थे बस। 3 किलोमीटर के लिए स्कूटर होता था, उसको लेके नहीं जाते थे कि स्कूटर लेके जाएं फिर वहां खड़ी करें लेके आए, नहीं, साइकिल से। खेत में जाना है साइकिल से, बाजार जाना अगल बगल साइकिल से। हमें पता नहीं चला, लेकिन उनका पैसा रोज बच रहा था। अगर आपके पास कमाई, चाहे जो कमाई का मुद्दा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है कि आर्थिक प्रबंधन आपका कैसा है।
मुझे मालूम है कि देश में 19 करोड़ लोग गरीब हैं, भुखमरी में हैं, 27 ही है, लेकिन सवाल उठता है कि आप प्रबंधन कैसे कर रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह पता होना भी जरूरी है कि कई लोग 80 करोड़ ऐसे हैं जो अनाज लेने की स्थिति में नहीं होंगे। तो प्रायोरिटी को अगर समझ लेंगे तो जेडबीबी हमेशा क्या कहता है, जेडबीबी बजट हमेशा बताता है प्रायोरिटी को तय करो। मान लो मेरे पास 1000 रुपए, जैसे मैं इसको समझाते समझाते रह गया था, जेडबीबी कहता है कि आपके पास 10 इशू हैं, जिसका मतलब होता है जीरो बेस बजट सिस्टम। 1969 अमेरिका के म्युनिसिपैलिटी में पहली बार इसको इस्तेमाल किया गया था, जेडबीबी को। और इसमें 3, 4, 5, मान लो 5 इश्यूज हैं आपके पास जो आपको काम करना है, तो आप प्रायोरिटी बनाओ। आप प्रायोरिटी बनाओ। आपने प्रायोरिटी क्या बनाया, जैसे कहा किताब लेना है, आपको कुछ और ले लो, जैसे कपड़ा लेना है, आपको जूता लेना है, और आपको कहीं घूमने जाना है। आपने ये 5 प्रायोरिटी बना लिया। प्रायोरिटी तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पैसे सिर्फ 2000 रुपए हैं। किताब आपने देखा 800 रुपए की आएगी, कपड़ा मान लिया आपने 600 रुपया लगा लिया, जूता कहा आपने 1500 का आएगा, और आपने कहा घूमने जाएंगे तो अब भी 200 रुपया खर्च हो जाएंगे। अब आपने देखा 8, 6, 14 और 14 और 15 जोड़ दिए, 29, 2, 31, 3100 रुपया, जबकि आपके पास है 2000। जाहिर सी बात है 31 रुपए के काम में 2000 से होगा नहीं, तो आप प्रायोरिटी को क्या करेंगे, आप छानबीन करेंगे, कहीं घूमना जाना जरूरी नहीं है, 200 रुपये कम हो गया, कम हुआ ना, अब 2900 चाहिए। फिर आपको क्या लगेगा कि अगर यार मैं कपड़ा जो है क्या लेना है, मेरी शर्ट तो ठीक है, ये ठीक है, वो जो कहता है ना, हर्बर्ट साइमन कहता है ना कि उपस्थित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन सेटिस्फाइंग डिसीजन है। एक्सीलेंट तो नहीं बोलता, बट सेटिस्फाइंग, ठीक ठाक फैसले। आज जो कपड़े पहन करके आप क्लास में आए हैं ना, वो कपड़ा आज के लिए ठीक ठाक फैसला है, एक्सीलेंट नहीं है बट ठीक ठाक फैसला है। और वो कहता है कि सेटिस्फाइंग ही हो पाता है, एक्सीलेंट तो होता ही नहीं है। एक्सीलेंट आप मत खोजिए, फालतू चक्कर मत फंसिए। ठीक ठाक उपस्थित विकल्पों में से श्रेष्ठ विकल्प का चयन ही डिसीजन है। आपके पास क्या है, आपने देखा कि जो मेरा कपड़ा है, अगर इसको हम थोड़ा कपड़ा धो धा के प्रेस करके पहनेगा भी तो कोई ऐसी जरूरत नहीं है। या आपने देखा कि जूता अगर हम इसको मोची से सिलवा ले, बना लें और थोड़े से हम ये कर लें तो इसकी जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि कपड़ा हटा देते हैं तो 600 और घट गया। ऐसे आपने घटा दिया, या चलो जूता घटा दिया, आपने 1500 सीधे कर दिया, 2900 से निकाल दीजिए, 1500, 1400 रुपया बचा। ठीक, 1400 रुपया बच गया, और आपके पास 2000, 1400 में काम होना है, 1400 में काम होना है जो आपने लगाया, लेकिन आपके पास 2000 है। तो वो क्या कहता है, आउटकम अच्छा लेने के लिए क्या करना है, अब हम किताब को ना, अगर कोई किताब बहुत अच्छी थी और 100 रुपए महंगी थी, हम नहीं ले रहे थे उसको, वही विषय की, अब हम वो किताब लाएंगे क्योंकि हमारे पास अब एक्स्ट्रा पैसे हैं। तो हम उस बचे हुए पैसे को कहीं खराब नहीं करना है, हमको क्वालिटी बढ़ा लेना है। तो हमने कहा कि अब किताब इस राइटर वाली लाएंगे, थोड़ी सी अच्छी किताब है, और बस महंगी के कारण ऐसा कर रहे थे। और कपड़ा हमने कहा 600 का नहीं, 1200 का ला देंगे और अच्छे कपड़े ले लेंगे। आपने ले लिया, अब आपके पास 2 चीज अच्छी क्वालिटी को हो गए, अब आपका बजट प्रबंधन अच्छा माना जाएगा। इसीलिए जो देश जो है ना बहुत आगे निकले हैं, वो इसलिए आगे नहीं निकले कि उनके पास पैसा बहुत था, वो इसलिए आगे निकले कि उनकी प्रायोरिटी बहुत अच्छी थी। प्राथमिकता को तय करो, समझ गए ना, समझ गए। ठीक है, आगे लिखो, कहां इनइक्वालिटी हो गया, सोशल ये एक लाइन हो गया, लिखो मार्जिनलाइजेशन एंड exclusion of people on account of social
सोशल, रिलीजियस, कास्ट एंड जेंडर अफिलिएशन, जेंडर अफिलिएशन, सामाजिक, धार्मिक, जातिगत, सामाजिक, धार्मिक, जातिगत और लैंगिक संबद्धता के कारण लोगों को हाशिए पर रखा जाना और बहिष्कार किया जाना। हाशिए पर रखा जाना और बहिष्कार किया जाना। क्या विद्युत? कुछ दिनों से देख रहा हूं कि विद्युत की वजह से कोरोना गया है देश में। हाँ, थैंक यू बोल रहा है ना। हाँ, विद्युत की वजह से देश कोरोना मुक्त हुआ है। पूछे क्यों? क्योंकि पिछले कितने समय से हम इनका चेहरा ही नहीं देख पाए थे। इसका खुला हुआ चेहरा इस बात का प्रतीक है, इस देश के कोरोना चला गया है। ठीक है। सामाजिक, धार्मिक, जातिगत और लैंगिक संबद्धता के कारण लोगों को हाशिए पे रखा जाना और बहिष्कार किया जाना। आज का जो ये जेड बेबी है, तमाम चीजें पढ़ रहे हैं ना, अब तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई इशू आएगा ना तो तुम परेशान नहीं होगे। और बेटा जीभ पे ना, जीभ पे इतना कंट्रोल रखो, इतना ज्यादा कंट्रोल रखो कि एक बार भूल जाओ कि दुनिया में कुछ स्वाद की चीज भी होती है। जीभ पर नियंत्रण हो, है ना, और अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता सही से तय करने की क्षमता हो, तो कम इनकम में भी आसान और सुजीवन जिया जा सकता है। गरीबी जो होती है ना बेटा, गरीबी किसी यूनिवर्सिटी की उपाधि से कम नहीं है। गरीबी मैनेजमेंट सिखा देती है, गरीबी अनुशासन सिखा देती है, गरीबी मितव्ययिता सिखा देती है, गरीबी अपने अंदर के आत्मविश्वास को पैदा कर देती है, और गरीबी यह भी बता देती है कि हम कितने स्वाभिमानी हैं। गरीबी बहुत कुछ सिखाती है, लेकिन गरीबी पसंद नहीं आती है। गरीब कोई रहना नहीं चाहता है, लेकिन गरीब में लाइफ के प्रति और समाज के प्रति, अर्थ के प्रति, मनोविज्ञान के प्रति, यानी तमाम के प्रति एक ऐसा गुथा हुआ डिग्री है गरीबी, जिससे जो निकलता है ना तो फिर वो कायम करता है अपना साम्राज्य। इसीलिए पुराने को देखेंगे, जो गरीबी से निकले लोग हैं वो आखिर कदम को उसी बुलंदी के साथ रखे, क्योंकि उससे उनका कनेक्शन कटा ही नहीं। डॉक्टर अंबेडकर वगैरह सब वहीं से, पहली पीएचडी तो उनकी गरीबी ही थी। गरीबी बहुत बड़ी पाठशाला होती है। हालांकि गरीबी अच्छी नहीं होती है, बहुत ही बड़ी पाठशाला। हम क्या पढ़ाएंगे? सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या आपसे लिखवाएगा, पढ़ाएगा, जो गरीबी सिखा देती है। और इसीलिए गरीबों के बच्चों को देखिए, मैं दावे से बता रहा हूं कि अगर गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर स्थापित किया जाए थिंकिंग के मामले में, तो गरीब थॉट मैनेजमेंट में तुलनात्मक बेटर मिलेगा। कहां कब क्या करना है, यह प्रायोरिटी भी अच्छे प्रबंधन की पहचान, इससे आउटकम बेटर मिलता है। एक और लिख लो, शासन में भागीदारी में बहुत कम अवसर के कारण existence of significant number of voiceless poor, शासन में भागीदारी में बहुत कम अवसर के कारण वॉइसलेस पुअर यानी मूक बधिर, हाँ,
with little opportunity for participation in governance। अवसर के कारण मूक बधिर गरीबों की संख्या की बड़ी संख्या मौजूद है। ऐसा लिखो, शासन में भागीदारी के बहुत कम अवसर मूक बधिर गरीबों की संख्या के कारण मूक बधिर गरीबों की बड़ी संख्या मौजूद है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मूक बधिर लोग की जो संख्या है बहुत ज्यादा मात्रा में है जहां शासन में भागीदारी नहीं है। यह भी एक सामाजिक इशू है, क्योंकि उनकी आवाज कौन उठाए, है ना। और एक तो बेचा ईश्वर ने बनाया, और कुछ हमारे यहाँ मुंह वाले भी गूंगे हैं जो सरकार से सवाल ही नहीं करेंगे, सरकार की हाँ में हाँ मिलाएंगे। लास्ट में लिख लो पर्यावरण का बिगड़ना। डिटेरियोरेशन क्या बोलेंगे बिगड़ने को? खराब को क्या बोलेंगे बच्चा? हाँ यही लिखो। और कुछ हो सकता है इसकी जगह? डिग्रेडेशन भी कर सकते हैं, कम होना। डिग्रेडेशन अब फिजिकल कह सकते हो एनवायरनमेंट, जो भौतिक वातावरण है वो डिग्रेड कर रहा है, कमजोर हो रहा है। और विशेषकर स्पेशली कहां पर? स्पेशली इन अर्बन एरियाज, स्पेशली इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज में यह तेजी से दिक्कत में है। ठीक है। कैसे इसको ठीक करें यार? क्यों चला? इसको ठीक कैसे करोगे? हाँ, सबको कैसे ठीक करेंगे? तो लिखो इनिशिएटिव ऑफ इनिशिएटिव ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया। भारत में या गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया किया जा सकता है क्या? हम कह रहे हैं भारत में शासन की पहल, है ना। भारत में शासन की क्या पहल होगी? गवर्नेंस इनिशिएटिव इन इंडिया, यानी भारत में गवर्नेंस पहल कर सकते हैं, या का लगा देते हैं तो इनिशिएटिव ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया, ऐसा चल जाएगा। एक ही चीज है। ठीक है। भारत में जो शासन है उसकी क्या पहल है? जब इतना सब प्रॉब्लम है तो कोई पहल भी तो किया होगा ना। तो जरा एक लाइन लिखिएगा, मल्टीपल स्टेप आर टेकन इन दिस रिगार्ड। मल्टीपल स्टेप्स आर टेकन इन दिस रिगार्ड। इस संबंध में कई कदम उठाए गए हैं। पहला लिखें, पहला लिखिए 73rd, या ऐसा लिखें डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन। क्या लिखा? डिसेंट्रलाइजेशन एंड पीपल्स पार्टिसिपेशन थ्रू 73वां यानी 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब तुम लिखो 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से विकेंद्रीकरण एवं जन भागीदारी
ठीक है, आगे लिखो, डेवलपिंग प्रोग्राम फॉर वीकर सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लासेस, या बैकवर्ड एरियाज कर लीजिए। डेवलपिंग प्रोग्राम फॉर वीकर सेक्शंस एंड बैकवर्ड एरियाज, कमजोर वर्गों और पिछड़े क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम विकसित करना। नेक्स्ट लिख लीजिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बजट सिक्योरिटी, वित्तीय प्रबंधन और बजट सुरक्षा, एंड एक लगा लो, एंड पवित्रता को क्या बोलते हैं यार हिंदी में, अंग्रेजी में? हाँ, और कुछ बोल सकते हैं? हाँ, होली। भांग पी क्या है ये? भांग पिया हुआ है। प्योरिटी लिख सकते हैं। बजट में प्योरिटी का मतलब यह है कि बच्चा, जैसे आपने जो पैसा जिसके लिए रखा है उसी पे खर्च करेंगे तो उस हिस्से का काम बचा नहीं रहेगा, है ना? पैसा उसी जगह पे प्योरिटी के साथ खर्च करेंगे। प्योरिटी, हाँ ठीक है, हर्षिता लिख रही है प्योरिटी, तो उसी के साथ वो पैसा आगे बढ़ जाए। जैसे आपने किताब के लिए पैसा रखा है तो किताब पे खर्च कर देंगे, तो ये बजट की प्योरिटी है। पैसा था किताब के लिए और चले गए बर्थडे मनाने, दोस्तों को पिज्जा बर्गर खिला के चले आए। पिताजी ने पूछा, और बिटिया क्या हाल है? हाँ? चलो बिटिया नहीं करेगी, बेटों से पूछते हैं। हाँ पापा, वो बुक के लिए पैसा चाहिए। अच्छा, तो उस दिन कौन सी किताब के लिए पैसा मांगे थे? अरे वो क्या था ना कि वो मेरा बर्थडे था, दोस्तों ने बड़ा फोर्स किया तो मैंने उनको थोड़ा पार्टी दे दिया था। तो इससे यह तो पता चल गया कि आप प्योरिटी के साथ अपना बजट नहीं इस्तेमाल करते। आय और व्यय, दैट इज अ बजट। पैसा आया किस लिए था? किताब के लिए। गया कहां? पार्टी में। तो ये तो आइटम ही नहीं था। आपको पार्टी के लिए अलग से बजट सैंक्शन कराना था ना चेला। पिताजी से फिर कहते कि पिताजी दोस्त लोग कुछ पार्टी मांग रहे हैं, थोड़ा सा मैं सोच रहा था 400 रुपया मिल जाता। अब उन्होंने 500 रुपया दे दिया तो 500 रुपये में ही खर्च करो। अप्रूवल तो ले लेते प्रभु। अब आपने 800 लिया था किताब के लिए, फिर चले गए पार्टी दे के, फिर वही किताब वाला इशू लेके चले आए, बता रहे हो कि यार पैसा वहां, तो भले ही वो दे देंगे पैसा, लेकिन उनको पता चल गया कि बेवकूफ आदमी है। भाई थोड़ा 2-4 अक्षर सुना देंगे। बाप का मतलब होता है कि एक मैंने ऐड देखा, माँ, पिता और माँ बैठे हुए हैं, है ना, तो वो माँ बोलती है अपने, फोन करके अपने बच्चे से, रात को 9-10 ऐसे बज रहा है, कहाँ है तुम? अरे मम्मी दोस्तों के साथ हूं, अभी आ जाऊंगा 1 आध घंटे में। ठीक है, तो वो कहती है ले अपने पापा से बात कर। तो जब वो उसके पापा फोन लेता है, कहता है कहाँ है तुम? बोलता पापा मैं यहीं तो हूं। बगल में बैठा मिलता है। नहीं समझे? जैसे उसके फादर कहते हैं कहाँ है तुम, तो वो बगल में बैठा मिलता है। तो उसमें कहता है बाप, बाप होता है। अगर बाप ने पूछ लिया कब आओगे, तो आप ये नहीं कह सकते 1 आध घंटे में आएंगे, आपको कहना पड़ता मैं अभी आ रहा हूं। अब माँ ने पूछा तो 1 आध घंटे में आ जाएंगे मम्मी। तो वो फर्क बता रहा था, वो फर्क बता रहा था। तो आप अगर प्रायोरिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे तो खतरे बढ़ जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो उठाएगा, पैसा देने वाला क्वेश्चन उठाता है। और आप क्वेश्चन से बुरा मत मानिएगा। अगर आपकी माँ ने आपको पैसा दिया
और उसने कह दिया कि संभाल के खर्च किया करो, तुम बहुत खर्चा करती हो। आप भले ही अंदर से बुरा लगे, लेकिन आपकी बुरा लगने को कोई रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। आप ये नहीं कह सकते अरे मम्मी जब जो है 500,000 देती हो तो पहले 4 लाइन सुनाती हो कथा, बिना कुछ कहे देती नहीं हो। आप ये कह करके चुप नहीं करा सकते। आप ये कोई प्रभुत्व नहीं स्थापित होगा आपका, ये हर होता ही है। और अपने माँ बाप से जब आप पैसा लेते हैं और मान लिया वो कह भी रहे हैं, तो वो कहना उनका ड्यूटी है, वो कहेंगे ना पैसा पेड़ पे नहीं लगता, जब देखो तुम्हारे खर्चा रहता है, क्यों घूमते हो इतना, कहाँ पैसा खर्च करते हो। ये नहीं कि किताब कॉपी ले लो, कितने की यार किताब आती है, चल एक दिन सब दिला देते हैं। कॉपी लो, मैगजीन लो, पढ़ो। तुम दोस्तों के साथ टाइम बर्बाद करते हो, पढ़ाई लिखाई नहीं, ये वो, कैसे जिंदगी चलेगा। अब आपको लगेगा बुरा, लेकिन ये मत सोचिएगा अगले दिन वो कहेगा नहीं। आपको कितना बुरा लगे, आपके बुरा को वो बुरा नहीं मानेगा, वो दिल पे नहीं लेगा। क्या अरे यार ये बच्चे लोग जो है बुरा मानते, चलो हम कहेंगे ही नहीं, फिर चढ़ बैठेगा वो। अब की बार ज्यादा जोर से, क्योंकि अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग कौन, योर पेरेंट्स। अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग्स। आपके अंगूठे में चोट लगने से लेकर के आपके घर बसने तक, आपके करियर, सब के लिए अकाउंटेबल है वो। समाज में जवाब उसको देना होता है, और अपने जवाब को मजबूत करने के लिए आपसे सवाल करता है वो। और सवाल नहीं करेगा तो सबसे पहले आप बर्बाद होंगे। वो 500 बहुत प्यार से देता, 500 के उसे चमड़ी दे दे अपनी तुमको, लेकिन अकाउंटेबिलिटी को समझते हुए क्वेश्चन उठाता है। इसलिए कोई भी जो व्यवस्था है, अगर वो चकनाचूर होगी, खत्म होगी, तो समझ लीजिएगा आपका अवसान निश्चित है। कछुए के हमेशा लगता है कि यार ये जो ऊपर का खोपड़ी है ना, ये ना होता तो मैं बड़ा तेज भागता, बड़ा अच्छे से चलता। मेरे ऊपर ये जो बहुत टाइट सी, कठोर सी, पत्थर जैसी ये जो कबर है ना, ये हमारी जिंदगी के लिए मुसीबत, हमारी चाल के लिए दिक्कत है। ये नहीं होना चाहिए। और कछुए ने सोचा कि इसको अगर त्यागने का मौका मिले तो सबसे पहले हम इसी को त्यागेंगे, और ऐसे अवसर पर कछुए ने उसको त्याग दिया, और अगले ही क्षण उसका अवसान, उसका अस्तित्व खतरे में। कमजोर वर्गों के लिए हो गया वित्तीय प्रबंधन और पवित्रता। एक लास्ट लिख लो, प्रक्रियाओं, लिखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर एंड प्रोसेस एक्सेट्रा। प्रक्रियाओं और क्या लिखा, प्रक्रिया और प्रक्रियाओं को, यार वही है, प्रोसीजर्स को बोलते हैं प्रक्रिया और प्रोसेस को बोलते हैं, दोनों को अंग्रेजी में मतलब एक ही आप समझ रहे होंगे, लेकिन प्रोसीजर जो होता है ना, जैसे विधि, जैसे ना इस प्रोसीजर से काम कर लो और इस प्रक्रिया से, तो लिख सकते हो कि लिखो विधि और प्रक्रिया का सरलीकरण आदि, ऐसा समझ के चलो, ठीक है ना। विधि और प्रक्रिया का सरलीकरण आदि। और विधि और प्रक्रिया कैसे सरल होगा चला, कोई विधि और प्रक्रिया कैसे सरल होगी। अरे भाई आजकल आप गैस सिलेंडर आप बुक कर लेते हैं फोन पे, टिकट बुक कर लेते हैं फोन पे, सिनेमा हॉल का टिकट बुक कर लेते हैं फोन पे, बैंकिंग कर लेते हैं फोन पे,
फोन पर बोल रहा हूं, पे मतलब पे मत समझ लेना उसको। हाँ फोन पर, है ना। सब सब हो रहा है ना। तो ये क्या हुआ आपके जीवन में, मार्कशीट, रिजल्ट क्या नहीं देख लेते आप। हाँ, कमीशन बाद में बोलता है, सूचना आपको पहले आ जाता है। ये सब क्या है, सब है विधि और प्रक्रिया का सरल किया। सरल करेंगे तो इश्यूज घटेंगे, समस्याएं घटेंगी। ठीक है, क्लास ओवर कर रहे हैं हर्षिता। ओके बेटा।